Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Hindu law. In today's lecture, we will further discuss the next act that is related to Hindu law, that is Hindu Minority and Guardianship Act 1956. As you know very well that we have already completed the Hindu Marriage Act 1955 and Hindu Minority and Guardianship Act 1956 is also played an important role in preliminary as well as main examination. In every type of examination, whether that is related to judiciary as well as UGC NET, Hindu Minority and Guardianship Act also plays a vital role. तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 जो है वो ज़्यादा बड़ा एक एक्ट नहीं है, इसमें 13 सेक्शन है टोटल। और ये एक्ट जो आया 1956 में आया था, ये कब लागू किया गया, कब यानी कि इसको अप्लीकेबल किया गया, तो इसकी जो डेट है वो डेट है 25 अगस्त 1956। सबसे पहली चीज आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि मैं बेयर एक्ट से भी काफी कुछ कंसेप्ट आपको मैं मार्क करवाऊंगी, हाईलाइट करवाऊंगी। जो हाईलाइट करवाती हूँ वर्ड्स आपको, वो वर्ड्स आप अपने बेयर एक्ट में भी हाईलाइट कर सकते हैं, या अपने एक कॉपी या पेन ले लीजिए, उस पर आप सेक्शन वाइज जो है जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए आज का जो ये लेक्चर है हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, ये एक्चुअली माइनॉरिटी और गार्जियनशिप से रिलेटेड है। माइनर मतलब जो 18 साल से छोटी उम्र का कोई भी बच्चा है, उसकी कस्टडी, उसका गार्जियन कौन होगा, उसके बारे में बात है। इसके लिए क्या है कि लैंडमार्क जजमेंट ने जो काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया है, जो एक्चुअल में जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से आप ये कह सकते हो कि नैरो सेंस में दिए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी डिटेल नॉलेज जो भी है वो लैंग्वेजेस के साथ साथ जो स्टैट्यूट के साथ साथ जो लैंग्वेज है और अदर जो वर्ड्स हैं उनको भी कोर्ट ने अच्छे से इंटरप्रेट किया है। उसके बाद क्या है कि जो स्कोप है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये देखिए कि कब अप्लीकेबल हुआ, कब ये लागू हुआ। तो ये मैं आज लगभग आपको बेयर एक्ट भी कवर करवाऊंगी साथ साथ, और जहां मुझे लगेगा कमेंट्रीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं साथ के साथ आपको कवर करवा दूंगी। सबसे पहली चीज एनफोर्सिबिलिटी कब की है इसकी, वो आप नोट कर लीजिए। एनफोर्समेंट जो है वो कब हुई थी, 25 अगस्त 1956। 25 अगस्त 1956 को ये जो लॉ है वो एनफोर्समेंट में आया था, लागू हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर करना है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये हो सकता है 2 वीडियो मैं इसके लिए बनाऊं, या हो सकता है ये एक वीडियो से ही काम चल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल पर उसकी जो है लेंथ बनती है वीडियो की, कितने मिनट का वीडियो बनता है, क्या वो 30 मिनट से अबव बन रहा है या वो 1 आवर से ज्यादा बन रहा है। अगर मान लो ज्यादा लेंथी हुआ तो मैं 2 पार्ट्स में से कवर करूंगी, बट ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट मुझे कवर करना है, और ये दोनों वीडियो या तो मैं एक साथ अपलोड कर दूंगी, मैं इकट्ठे ही बनाऊंगी आज की तारीख में। और मैं जो है शेड्यूल करती हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज के लिए, कि बाय चांस मुझे कुछ टाइम ना मिले तो आपका पास जो है वीडियो टाइमली सुबह 9 बजे पहुंच जाएगा। देखिए एक वीडियो मिले या 2 मिले या 3 मिले, जितने भी वीडियोस मिलेंगे आपको अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock मिलेंगे। उसके बाद पूरे दिन कोई वीडियो नहीं आने वाला, अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा। उसके बाद पूरा दिन होता है आपके पास उस वीडियो को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। दिस इज प्रियम्बल। ये क्या है? प्रियम्बल है, इसे प्रियम्बल बोला जाता है। काफी स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एक्चुअल में आप प्रियम्बल किसको बोलते हो। यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया कि प्रियम्बल क्या है। एक्चुअल में ये जो पार्ट होता है ये प्रियम्बल का पार्ट होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये जब कोई टीचर आपको कहता है कि ये प्रियम्बल है, तो उस टाइम आपको ये बात समझनी है कि ये प्रियम्बल किसको बोला जा रहा है। तो किसी भी एक्ट की प्रियम्बल जो होती है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताती है कि इस एक्ट को लागू करने का क्या ऑब्जेक्ट था, किस उद्देश्य से इसको लागू किया गया, वो सारी चीज जो है वो प्रियम्बल आपको बताती है। तो ये जो पॉइंट है ये आप समझ लीजिए, ये प्रियम्बल का जो पार्ट है ये वाला पार्ट है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्ट, कोई भी एक्ट है, एक्ट का मतलब कोई कार्य की बात नहीं हो रही, कोई एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक्ट की बात हो रही है। द स्टैट्यूट एन एक्ट
टू अमेंड एंड कोडिफाई। जब वर्ड यूज होता है अमेंड एंड कोडिफाई वर्ड, इसका मतलब है कि कोई प्रीवियस अगर कोई एक्ट थे उनको अमेंड किया गया है, कोडिफाई किया गया। कोडिफाई का मतलब रिटन फॉर्म में, एक लीगल सेंस में उसको रखा गया। कहता है कि एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू, सर्टन पार्ट्स में ये लागू होगा। कौन सा लॉ रिलेटेड टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अमंग हिंदूज, हिंदूज के ऊपर अप्लीकेबल होगा। और हिंदूज कौन होते हैं मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में भी करवा चुकी हूँ, और आज वाले कंसेप्ट में भी मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से कि हिंदूज किन किन को बोला जाता है। देखिए लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी, अगर यहाँ पर वर्ड होता कंसोलिडेट, अगर यहाँ पर कोई वर्ड होता कंसोलिडेट वर्ड का यूज किया जाता तो आप ये समझिए, इफ हियर यूज द वर्ड कंसोलिडेट दैट इट मीन्स इट इज एग्जॉस्टिव। तो ये जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक्ट जो है एक तरीके से आप नॉन एग्जॉस्टिव बोल सकते हो, नॉट एग्जॉस्टिव बोल सकते हो। एग्जाम में अगर आता है तो आपको सही आंसर देना है। फिर बात आ रही है बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 7th ईयर का मतलब 1956, 50 में आया था हमारा, 49 में आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। उसके बाद ये 7th ईयर आप मानोगे क्योंकि 7th ईयर स्टार्ट हो गया ना, तो उसके साथ इसे बात की गई है। पहला सेक्शन क्या कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसे बोला जाएगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पहले यहाँ पर वर्ड होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया, इसको निकाला गया, इसको निकाला गया था 2019 के अमेंडमेंट से। डेट आपको याद रखनी है 31/10/2019। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स और आउटसाइड द सेंटर। कहते हैं हिंदूज पर भी अप्लाई होगा, हिंदू डोमिसाइल पे अप्लाई होगा, इन द टेरिटरीज में है या जो बाहर रह रहे हैं हमारे इस टेरिटरी से, वहां पर भी ये हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अप्लाई होगा। फिर कह रहा है सेक्शन 2 बात कर रहा है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1990। एक्ट 8 ऑफ 1890 कौन सा है, द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890। वो ये बात कहता है कि गार्जियनशिप के रिगार्डिंग जब ये एक्ट नहीं आया था तो ये एक्ट गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 अप्लीकेबल है, और ये हर एक वर्ग पर अप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फेथ, ये हर किसी पर अप्लाई होता है। बट जो ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, दिस अप्लाइज ओनली टू हिंदूज, ये सिर्फ हिंदूज पर ही अप्लाई होता है। तो ये है कंसेप्ट मेन। फिर सेक्शन 3 क्या बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की बात करता है। अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट देखा था तो उसमें क्या है, सेक्शन 3 की बजाय सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है। मैं यहां लिख देती हूँ, आपके माइंड में रह जाएगा। जो सेक्शन 2 है HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो एप्लीकेशन की बात करता है। और ये जो एक्ट है इसमें सेक्शन 3 में ये बात हो रही है, ये कोरिलेटिव आप कर लीजिए, उसी के सेम प्रोविजन जो है रिस्पेक्टिवली उस एक्ट में दिया हुआ है। दिस एक्ट अप्लाइज, किस पर अप्लाई होता है, फर्स्ट हु इज हिंदू बाय रिलीजन, जो रिलीजन से हिंदू है, पहली चीज। एनी फॉर्म, कोई फॉर्म हो सकती है, वीर सेवा, वैष्णवा, लिंगायता, फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज है, प्रार्थना आर्य समाज, अलग अलग समाज के जो लोग हैं उन पे बिंदु अप्लाई होगा। टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई होगा, और जैनिज्म पे भी अप्लाई होगा, और सिखिज्म पे भी अप्लाई होगा। फिर कह रहा है कहाँ अप्लाई नहीं होगा, इन 4 लोगों पर अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जू, इन 4 पर अप्लाई नहीं होता। अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट, जब तक ये प्रूव ना हो जाए दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, कि इनमें से कोई व्यक्ति गवर्न हो रहा है हिंदू लॉ से। अगर ऐसी कोई बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं, और बाय एनी कस्टम एंड यूजेज, कस्टम और यूजेज एक व्यवहारिक बात को कहते हैं, कस्टम जो काफी पुराने टाइम से जो रीति रिवाज चल रहे हैं। कहता है कि किसी पार्ट का हो तो उस मामले में एक्सेप्शन दी हुई है कि वहां पर अप्लाई नहीं होगा। फिर आगे एक्सप्लेनेशन बात आ गई। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सिखिज्म अगर है, किस किस पर अप्लाई होगा, कोई भी चाइल्ड होगा, एनी चाइल्ड, वेदर दैट इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है कि बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स, जिसके दोनों पेरेंट्स क्या हो, हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख हो, पहली कंडीशन ये है। फिर सेकंड कंडीशन है कि एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड हो,
वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज, एक उनका पिता या माता जो है वो इनमें से कोई रिलीजन हो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप, फैमिली, पेरेंट बिलोंग्स टू बिलोंग। कहता है कि ब्रॉट अप एज, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रॉट अप एज हिंदू होना चाहिए वो, ठीक है। अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, दैट डजंट मैटर, एनी चाइल्ड है और कोई भी एक पेरेंट उसका हिंदू है, माँ है या पिता है, उस मामले में अगर वो ब्रॉट अप एज हिंदू है तो भी वो हिंदू लॉ अप्लाई होगा। एनी पर्सन वो इस कन्वर्ट, या तो कन्वर्ट कर गया मुस्लिम से हिंदू या किसी क्रिश्चियन से हिंदू, या रिकन्वर्ट कर गया, मान लो पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम बन गया, फिर हिंदू हो गया, फिर क्रिश्चियन बन गया, फिर हिंदू हो गया, इस तरीके से रिकन्वर्जन अगर हुआ है तो उस मामले में भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन के जो लोग हैं उन पे अप्लाई होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन हिंदू होते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है। फिर है नॉर्थ वेस्ट स्टैंडिंग, अब एक्सेप्शन आ गई है कि जो क्लॉज 25 आर्टिकल 360 कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा जब तक, अनलेस जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ना दे दे। कहाँ अप्लाई नहीं होगा? क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366, जो ट्राइब से रिलेटेड होता है, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो बात होती है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये है एनी शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। रेनोकेंट्स, रेनोकेंट्स हैं जहां पर फ्रेंच लॉ अप्लाई होता है। रेनोकेंट्स का मतलब है फ्रेंच लॉ, फ्रेंच पर्सनल लॉ जहां अप्लाई होता है। फ्रेंच पर्सनल लॉ अप्लाई होता है, कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर फ्रेंच पर्सनल लॉ जहां पर अप्लाई होगा वहां की बात हो रही है। तो जहां फ्रेंच पर्सनल लॉ अप्लाई होगा वहां पर आप कह सकते हो कि ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इंक्लूडेड पर्सन हु दो नॉट है हिंदू बाय रिलीजन, से हिंदू नहीं है, बट इज नेवरथलेस अ पर्सन, या कोई ऐसा व्यक्ति है टू होम दिस एक्ट अप्लाई बाय विर्च्यू ऑफ द प्रोविजन कंटेन दिस सेक्शन। कह रहे हैं कि उस पर जो है हालांकि खुद वो हिंदू नहीं है फिर भी कुछ प्रोविजन उस पर अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब है डिक्लेरेशन अगर उसने कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है टू बी ए हिंदू, डिक्लेयर टू बी ए हिंदू। डिक्लेयर की बात हो रही है यहाँ पर कि वो एक हिंदू है, उस मामले में भी आप कह सकते हो कि हिंदू लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन 4 डेफिनेशंस की। सेक्शन 4 बात कर रहा है डेफिनेशन की, और रिस्पेक्टिवली डेफिनेशन कहाँ दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट में वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। सेक्शन 3 में दिया हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ HMA 1955 में भी यही प्रोविजन है एक तरीके से। तो आप कह सकते हो कि सेक्शन 55 में भी यही प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, इन दिस एक्ट माइनर का मतलब है हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है, दिस इज माइनर। गार्जियन कौन होता है? गार्जियन का मतलब अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन, जो उस व्यक्ति की केयर कर रहा है, किसी माइनर की केयर कर रहा है, या तो पर्सन ऑफ ए माइनर, उस व्यक्ति के शरीर की, बॉडी की और इस प्रॉपर्टी की, या बोथ, तीनों चीजें हो सकती है, तो वो क्या माना जाएगा? माइनर माना जाएगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये। सेकंड कंडीशन क्या है? ये। थर्ड कंडीशन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दिस इज फर्स्ट, ये गार्जियन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन तीनों का हो सकता है। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, और इनमें क्या क्या शामिल होंगे? फर्स्ट इज नेचुरल गार्जियन होगा, नेचुरल गार्जियन सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। फिर गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल के द्वारा, जिसको टेस्टामेंट्री गार्जियन बोलते हैं, सेक्शन 9 है। माइनर के फादर या मदर के द्वारा। गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर, एक गार्जियन जो है वो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाए, जिसे क्या कहा जा सकता है? जिसे डीज और गार्डन किया जा सकता है। तो यहां पर इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, डीज और गार्जियन।
डिजियर बोलेंगे इसे। और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम करेंगे, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट, थोड़ा सा अलग कलर हो जाए ना तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसे डी फैक्टो। फैक्ट से जो गार्जियन बनता है उसे कहते हैं डी फैक्टो। ये हो गया डी फैक्टो गार्जियन। फिर नेचुरल गार्जियन, सॉरी 4th पॉइंट रहेगा, पर्सन एम्पावर टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एन एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स। किसी भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत जो उसको पावर दी गई हो तो वो डी फैक्टो गार्जियन होता है। नेचुरल गार्जियन जो सेक्शन 6 में है। अब बात करते हैं सेक्शन 5, ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव कहाँ में दिया? ऑल्टरनेटिव का मतलब इसके साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट में कौन सा सेक्शन दिया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ HMA। सेक्शन 4 में ये बात की गई है HMA। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइड होने के बाद भी एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस शैल सीज टू हैव इफेक्ट। कि इससे पहले, मान लीजिए इससे पहले कोई ऐसा एक्ट है जैसे हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है या जो भी ये कहता है उसमें कुछ भी प्रोविजन है तो वो क्या हो जाएगा? शैल सीज। वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। एक तरीके से उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और इसके प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे। फिर एनी अदर लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ शैल सीज टू हैव इफेक्ट। कोई भी ऐसा प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो इससे बिल्कुल उल्ट है तो वो प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है बट मेन एग्जाम में चांसेस बहुत कम है, रेयरली पूछा जाता है। कोई, मेरे को नहीं लगता आज तक कभी ओवरराइडिंग इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन आया होगा। बट यू हैव टू नॉलेज, you have must aware about the overriding effect of the act so that in future you cannot confuse yourself and you cannot feel yourself that you are not able to appoint as a judge or you are not able to appoint as a teacher। तो आपका ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप में कुछ कमियां हैं और आप किसी भी लायक नहीं हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, सेक्शन 6। काफी ज्यादा जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, काफी इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि जब नेचुरल गार्जियन की बात आती है, देखिए जब कोई बच्चा होता है तो उसके फादर और मदर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्ट ऑफ दैट गार्जियन, सॉरी एक्ट ऑफ द माइनर। माइनर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक वाइज बोथ हैव द इक्वल पावर्स। उन दोनों के पास इक्वल पावर होती है बच्चे को संभालने की। राइट टू इक्वलिटी कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एवरी पर्सन इज इक्वल, इक्वल है। लेकिन जब सेक्शन 6 को हम पढ़ते हैं, नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, तो इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन सा राइज होता है। क्या होता है देख लेते हैं। द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन द माइनर प्रॉपर्टी। दोनों की बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का मतलब है जहां पर ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको छोड़कर बाकी सभी जगह गार्जियन की बात हो रही है। सबसे पहली बात, अगर कोई बॉय है या अनमैरिड गर्ल है उसके रिगार्डिंग कह रखा है कि पहला जो गार्जियन होगा वो फादर होगा और आफ्टर हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर हिम मदर होगी। यानी कि फादर अगर जिंदा है, पहले ये माना जाता था जब तक 1999 में जो गीता हरिहरन का केस आया उससे पहले ये माना जाता था कि फादर जो है फर्स्ट गार्जियन होगा बॉय और अनमैरिड गर्ल के मामले में। आफ्टर हिम का यहाँ मतलब लेके चलते थे कि आफ्टर हिम का मतलब है, आफ्टर हिम का यहाँ पर ये मतलब लेके चलते थे कि जब आदमी की डेथ हो जाती है तब जाके फादर की डेथ के बाद मदर को राइट्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इम्प्रूवमेंट्स होने लगे। इम्प्रूवमेंट किस चीज पे होने लगे? जो जजमेंट्स आने लगे उन जजमेंट से लिबरल इंटरप्रिटेशन देनी शुरू कर दी और उन्होंने ये कहा कि आफ्टर हिम का मीनिंग कुछ और होगा। प्रोवाइडेड दैट, फिर इसमें प्रोवाइजो वैसे ऐड किया हुआ था पहले का ही कि द कस्टडी ऑफ ए माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5, जो माइनर है और उसने 5 साल की उम्र पूरी नहीं की तो वो नॉर्मली क्या है, मदर के साथ ही रहेगा। 5 years की ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमाइंड इट। इन द केस ऑफ एन इल-एस्टिमेट चाइल्ड की बात हो रही है, इल-एस्टिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल की बात हो रही है, इनकी जहां पर लीगली मैरिड नहीं है
उस मामले में पहला राइट जो है वो फादर को है एंड आफ्टर हर द मदर है। ये बेयर प्रोविजन ही मैं करवा रही हूँ आपको, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने अलग अलग तरीके से नोट किया है कि आपको माइंड में रह जाए। तो फादर और मदर की बात हो रही है कि ये जो फादर, पहले मदर को राइट मिलेगा और फिर फादर को राइट मिलेगा। अगर हम समझें इसको, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ मैंने दे दिया लेजिटिमेट, लेजिटिमेट हो गया, और यहाँ आप ले लीजिए दोबारा से नोट करते हैं। एक तो ये कलर कोई ऐसा हो जो बहुत ज्यादा अच्छा लगे लिखा हुआ, जो आपको भी माइंड में रहे। ग्रीन कलर करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अब मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ पूरा का पूरा, एक तरीके से पूरा बॉक्स बना के दे दूंगी कि लेजिटिमेट, कलर क्यों नहीं ले रहा, एक सेकेंड। देखिए जैसे कि मान लो आप बात करते हैं, यहां पर हम देखते हैं लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ठीक है। उसके मामले में क्या होगा कि फर्स्ट तो जो है फादर होगा एंड आफ्टर दैट, आफ्टर हिम क्या होगा, मदर होगी। और जब इलेजिटिमेट की बात करेंगे तो लेजिटिमेट की जब हम बात करते हैं तो उस मामले में क्या होगा, पहले मदर का राइट होगा एंड आफ्टर हिम फादर होगा। ये इसका मेन क्रक्स है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब फादर और मदर की बात हो रही है कि लेजिटिमेट के मैटर में फादर और आफ्टर हिम मदर, और इलेजिटिमेट के मैटर में मदर एंड आफ्टर हिम फादर। ये एक नॉर्मल स्टैट्यूट बता रहा है आपको, लेकिन अब अगर आप कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में जो जजमेंट्स को देखते हो तो फिर लगता है कि ये सारा कुछ मॉडिफाई हो चुका है। फिर थर्ड पॉइंट है कि इन केस ऑफ ए मैरिड गर्ल, अब क्या है मौजूदा टाइम में तो मैरिड 18 साल के बाद होता है तो माइनर का कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन जहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे की अगर शादी हो गई है उस मामले में हस्बैंड जो है उसका क्या होगा, गार्जियन माना जाएगा। फिर प्रोवाइजो आगे बताते हैं, ये है आगे डिस्क्वालिफिकेशन, आगे जो है ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो ये आप कह सकते हो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो हिंदू नहीं है, या मान लो वो ऐसी कंडीशन पे नहीं है कि वहां जो है गार्जियन बन पाए, तो उस मामले में सबसे पहली कंडीशन है सीज टू बी हिंदू, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी, नो पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, जब भी आप पढ़ते हो ध्यान रखा कीजिए, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहला इफ सीज टू बी हिंदू नहीं है, कंप्लीटली पूरी तरह से और फाइनली रिनाउंस्ड, छोड़ दिया इस संसार को, क्या बनकर, हर्मिट बनकर, वानप्रस्था बोलते हैं हर्मिट को, असेटिक बोलते हैं यति और सन्यासी। देखिए वानप्रस्था और सन्यासी में क्या फर्क है, कहोगे मैडम ये तो सेम से लग रहे हैं। देखिए वानप्रस्था अगर आप पुराने ग्रंथों को देखते हो तो उसमें वानप्रस्था उस चीज को कहा जाता था जो ग्रस्त जीवन होता है और सन्यासी जीवन होता है, उसके बीच की जो कंडीशन होती है, बीच की जो स्टेज होती है, जो वानप्रस्था बोलते हैं। वानप्रस्था का मतलब है जब आदमी जंगल में चला जाता था, वन में चला जाता था, 10-15 साल वहां रहता था, ध्यान लगाता था, उसके बाद वो पूरी तरह से सन्यासी की स्टेज पे आता था। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है यहाँ पर। जब वो हर्मिट है या वानप्रस्था हो गया है या एसेटिक हो गया है तो उस मामले में भी क्या है, वो गार्जियन जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये बात करता है किस चीज की, डिस्क्वालिफिकेशन की। ऊपर हमने एक और वर्ड किया था एक्सक्लूडिंग हिज और अनडिवाइडेड इंटरेस्ट जॉइंट फैमिली। यहां पर आप इसको एक अलग वर्ड के साथ भी याद कर सकते हो, कर्ता। कर्ता, कर्ता क्या होता है, कर्ता उसे बोलते हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर पूरे की पूरी जो रोल है वो वही कर्ता निभाता है, तो कर्ता उसे कहा जाता है। तो कर्ता के मैटर में भी क्या है कि जो है गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता।
फिर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर और मदर डू नॉट इंक्लूड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हैव टू बी अडॉप्टेड, डू नॉट इंक्लूड ए स्टेप फादर एंड ए स्टेप मदर, इनमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर एक केस है, डिस्कस करते हैं। फादर इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए बॉय और अनमैरिड गर्ल, द फादर इज द फर्स्ट गार्जियन, फादर क्या होगा, फर्स्ट गार्जियन, एंड मदर इज द नेक्स्ट गार्जियन है, ठीक है। और मदर जो है ओनली 5 years तक कहते हैं कि उसको नेचुरल गार्जियनशिप मिला हुआ है। तो एक 1992 का केस था, इसमें क्या था, एसेकियल नडल वर्सेस श्रीधरन केस। द मदर ऑफ द माइनर डाइड, माइनर की मदर की डेथ हो जाती है, द फादर वाज आल्सो लिविंग विद द चाइल्ड, नॉट लिविंग, फादर भी उसके साथ नहीं रहता था बट चाइल्ड जिंदा था। चाइल्ड वॉज नॉट डिक्लेयर टू बी हिंदू एंड और अनाउंस द वर्ड, चाइल्ड जो है उसे हिंदू नहीं डिक्लेयर किया गया और संसार छोड़ने भी नहीं डिक्लेयर किया गया। एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट डिक्लेयर फिट, और इसीलिए उसे डिक्लेयर फिट भी नहीं किया गया जो गार्जियन था। दिस फैक्ट डू नॉट अथोराइज दैट, ये फैक्ट ये नहीं कहते कि एनी पर्सन अडॉप्ट द चाइल्ड, जो बच्चे को अडॉप्ट करता है, भी नेचुरल गार्जियन एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चाइल्ड अगर बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है तो उसका नेचुरल गार्जियन बन जाएगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 6 जो है वो ये बात कहता है कि द फादर इज द नेचुरल गार्जियन है माइनर का, और उसके बाद मदर है। पर बिफोर 1999 जो है, जो आफ्टर हिम का मतलब यही होता था कि गार्जियनशिप जो द मदर जो है सिर्फ फादर की डेथ के बाद दी जाती थी। बट आफ्टर 1999 ये दोनों लैंडमार्क केसेस है, यू हैव मस्ट रिमाइंड दीज 2 केसेस, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वंदना शिवा वर्सेस जैन बंदोपाध्याय, 1999 के ही केस है दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट ड्यूरिंग सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं, द मदर कैन एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर इवन इफ द फादर इज अलाइव। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आफ्टर हिम वॉज इंटरप्रेटेड इन एब्सेंस ऑफ, अब यहाँ पर जो वर्ड है उसको इन एब्सेंस ऑफ रखा गया कि कई पेरेंट्स क्या है, जैसे फादर है बाहर कहीं रह रहा है, वो केयर नहीं कर रहा उस मामले में, और या मान लो उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वाइफ के साथ भी नहीं रह रहा उस मामले में। द वर्ड एब्सेंस का मतलब है फादर एब्सेंस फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी और पर्सन व्हाटसोएवर, कुछ भी हो सकता है। ये बोथ द पेरेंट्स आर लिविंग सेपरेटली, दोनों पेरेंट्स जो है अगर अलग अलग रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, एंड इफ द माइनर डॉटर इज लिविंग विद द मदर, और माइनर डॉटर मदर के साथ रह रही है, द मदर बिकम द नेचुरल गार्जियन, तो मदर क्या हो जाएगी उस मामले में, नेचुरल गार्जियन हो जाएगी। ये आप समझिए। अगर मान लीजिए बोथ द पेरेंट्स लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं और माँ जो है बच्चे के साथ रहे, तो मदर जो है उसकी नेचुरल गार्जियन बन जाएगी। ऑल्सो इफ द फादर इज होली इनडिफरेंट टू द मैटर ऑफ द माइनर, इज फिजिकली इनकेपेबल, कह रहे हैं कि पूरी तरह से फादर जो है माइनर के मैटर नहीं देख रहा है और फिजिकली अनेबल है, शारीरिक तौर पर अनेबल है कि वो बच्चे की केयर नहीं कर सकता, एंड देन द फादर कैन बी कंसिडर्ड एब्सेंट, तो ये माना जाएगा पिता वहां से एब्सेंट है, एंड द मदर कैन वैलिडली एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, तो मदर जो है माइनर के लिए वैलिडली क्या बन जाएगी, गार्जियन बन जाएगी। गार्जियनशिप इन केस ऑफ इल एस्टिमेट चाइल्ड, इल एस्टिमेट चाइल्ड के मामले में एक लैंडमार्क केसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द मदर इज द फर्स्ट गार्जियन ऑफ ए माइनर इल एस्टिमेट चाइल्ड इवन इफ फादर इज एग्जिस्ट, फादर होने के बावजूद भी मदर जो फर्स्ट गार्जियन है। जीजाबाई विठल राव गजरे वर्सेस पठान खान 1970 का ये लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में बात की गई थी कि द मदर एंड फादर हैड फॉलन आउट एंड वर लिविंग सेपरेटली, अलग अलग रह रहे थे। माइनर डॉटर वाज अंडर द केयर एंड प्रोटेक्शन, मदर की केयर एंड प्रोटेक्शन में थी। द मदर वाज रूल्ड टू बी नेशनल गार्जियन, माइनर की कहा गया, और फादर जिंदा था तब भी बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग, वो बच्चे के मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। फिर एक लैंडमार्क केस आया 2014 का जिसने इतना लिबरल इंटरप्रिटेशन दे दिया कि उसके बाद अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि फादर का क्या रोल होगा। इन एबीसी या नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया, वर्सेस अनसिटी दिल्ली 2014 का केस है। इट वाज हेल्ड, ये बात कही गई दैट ओनली मदर्स नेम विल बी सफिशिएंट, माँ का नेम काफी है फॉर द पर्पज ऑफ लीगलिटी ऑफ चाइल्ड, लीगलिटी ऑफ चाइल्ड के लिए। वेयर द पेरेंट्स पैट्रियस, पेरेंट्स पैट्रियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, होता क्या है ये। पेरेंट्स पैट्रिया का मतलब है डॉक्ट्राइन है जो ग्रांट करती है कोर्ट को इनहेरेंट पावर एंड अथॉरिटी देती है कि स्टेट को भी देती है कि टू प्रोटेक्ट, पर्सन को प्रोटेक्ट कर सके हु आर लीगली अनेबल टू एक्ट ऑन देयर ओन, जो अपने आप खुद की प्रोटेक्शन ना कर सके उस मामले में स्टेट जो है प्रोटेक्ट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया,
जुरिडिक्शन जो ऑनरेबल कोर्ट की एक्सरसाइज की गई, और सेवरल हैप्लेस चाइल्ड इंडिया। हैप्लेस चाइल्ड का मतलब जिनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। हैप्लेस और होपलेस में थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में एक प्रकार का डिफरेंस आप कह सकते हो कि जो होपलेस होता है और हैप्लेस होता है। होपलेस क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की उम्मीद ना हो। हैप्लेस का मतलब जो असहाय है, एक तरीके से बच्चे असहाय तो होते हैं कि उनके पास खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती। हु वर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, कि वो ऐसे रिश्ते से पैदा हुए थे, एंड अबंडन, और उनके फादर के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया है, उस मामले की ये बात हो रही है। यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, कह रहा है इन डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच चाइल्ड, ऐसे बच्चे के राइट्स को बचाने के लिए अपेक्स कोर्ट्स ने ग्रांट कर दिया राइट ऑफ अनमैरिड मदर। अनमैरिड मदर को क्या दे दिया? पूरा का पूरा राइट प्रोवाइड कर दिया, सोल गार्जियन विदाउट इन्फॉर्मिंग द डेजर्टर, फादर को इन्फॉर्म किए बगैर। अंडर द डिसीजन, इस डिसीजन में कहा गया कि एन अनवेड मदर इज अलाउड, एक अनवेड मदर जिसकी शादी नहीं, उसको अलाउ किया गया कि उस चाइल्ड की सोल कस्टडी रखे, एंड नीडेड टू गिव द मैंडेटरी नोटिस टू फादर इन लॉ, उसको जो है नोटिस देने की नीड नहीं है। इन एडिशन सी में नॉट बी फोर्स्ड टू रिवील, और उसको जो है अपने पिता का नाम, उस बच्चे के पिता का नाम भी डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। द आइडेंटिटी ऑफ द फादर मे नॉट बी नेसेसरी, कि यहाँ पर इश्यू क्या राइज हुआ था कि जब मदर गई बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए डिमांड किया, तो उन्होंने फादर का नेम पूछा, तो उस लेडी ने फादर का नेम डिस्क्लोज करने से मना कर दिया और कहा कि मैं ही उसकी सोल गार्जियन हूं। तो ये मैटर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये डिसीजन दिया कि जो सोल गार्जियन है वो यहाँ पर मदर हो सकती है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती अपने जो पार्टनर का नाम या अपने बच्चे के पिता का नाम, तो उसके लिए आप उसको फोर्स नहीं कह सकते कि भी आप जो है डिस्क्लोज करें। तो इसमें ये बात कही गई कि द आइडेंटिटी ऑफ द फादर मे नॉट बी नेसेसरी टू अचीव द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड एट द सेम टाइम। तो ये काफी ज्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन हमारे देश में, हमारी जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जहां पर इसको क्या इलीगल माना जाता है कि बिना शादी के बच्चा हो गया, बिना शादी किए हो गया, ये मेंटेलिटी बनी हुई। देखिए, अगर शादी से अगर बच्चा हुआ या बिना शादी के बच्चा हुआ, तो क्या बच्चे के बर्थ के प्रोसेस में कुछ चेंज आता है? क्या वो बच्चे और माँ का अटैचमेंट कम हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है हमारी सोसाइटी पे कि हम क्या सोच रहे हैं। The appellant was a well-educated, successfully and financially secure mother थी। She practices the religion of Christianity को मान रही थी। इन 2010 के अंदर, ये फैक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। She gave birth to a male child and raised him without the support or intervention। अपने पिता, उसके पिता का नाम नहीं लेना, प्यूटेटिव का मतलब है जो एक्चुअल में उसका लीगल जो फादर था उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। She had filed an application for child care with the local authority in order to allow her child a nominee in all her assets। कह रहे कि उसके बच्चे की हर असेट्स में और हर इंश्योरेंस पॉलिसी में वो अपने बच्चे का नाम नॉमिनी के रूप में देना चाहती थी। सी वॉज नेवरथलेस टोल्ड, उसने ये नहीं बताया कि शी हैड टू स्टेट हर फादर्स नेम, उसके बच्चे के फादर का नाम नहीं बताया, और रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ गार्जियन अडॉप्शन फॉर द कोर्ट, और ना ही गार्जियन का और अडॉप्शन सर्टिफिकेट जो है कोर्ट से लिया। तो इसके अंदर यही बात कही गई कि अगर मान लो वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहती लेडी, तो फिर उस मामले में इलेजिटिमेट चाइल्ड के मामले में जो मदर है इज द सोल गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड। इट वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इज सेड टू बी अ लिबरल इंटरप्रिटेशन, एंड दैट लिबरल इंटरप्रिटेशन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर द करंट सिचुएशन ऑफ अवर सोसाइटी, करंट सिचुएशन ऑफ अ सिनेरियो। इन अदर कंट्रीज इफ वी कंसिडर, अगर हम दूसरे देशों को देखें वहां पर क्या इसको नॉर्मल सेंस में लिया जाता है, बट इन इंडिया इट्स एक स्टिग्मा ऑन द लेडी दैट शी इज नॉट वेडिड, यानी कि उसने शादी नहीं की है, तो ये बहुत बड़ा धब्बा लगता है। तो उस मामले में कोर्ट ने एक बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन दी। आई सैल्यूट सच टाइप ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 7 कहता है कि नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन, नेचुरल गार्जियन कौन होगा? अडॉप्टेड सन का। द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज ए माइनर, की कोई माइनर है, जब उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसके अडॉप्शन के बाद पहला कौन होगा? फादर होगा, और आफ्टर हिम द अडॉप्टिव मदर। वही सेम सेंस है जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट होगा। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन
और आप जो है फर्दर प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हार्ड वर्क करें। मैं बार बार आप सभी को ओपिनियन देती हूँ कि आप जो है अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप हरियाणा जुडिशरी का फोकस कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। विदाउट प्रैक्टिसिंग द ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर इट इज नॉट एबल टू क्रैक द जुडिशरी एग्जाम एट द बेस लेवल, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम. You know very well that for any competitive exam there must be 3 stages. The first is preliminary, second is mains, and third is interview. If you continue step by step, then you can succeed. अब अगर मान लो आपका प्रीलिम ही नहीं निकल पाएगा तो आप मेंस तक कैसे पहुंच पाओगे? अगर मेंस तक पहुंचोगे ही नहीं तो फिर ये एक साल आपका ड्रॉप हो जाएगा। आगे पता नहीं कब वैकेंसी आउट होती है। और इस बार तो हरियाणा जुडिशरी ने बम्पर वैकेंसीज दी है। इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू क्रैक सच एग्जाम एंड यू कैन ऑल्सो सक्सीड बाय ए प्रॉपर फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी। मैंने क्या है स्ट्रेटेजी के बेस पर भी कि कैसे आपने प्रिलिमिनरी की तैयारी करनी है, कैसे आपने एग्जाम देना है, मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डालती बिकॉज आई हैव नो मच टाइम टू सच टाइप ऑफ सेटिंग्स, बट आई हैव मेंशन द प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो थ्रू बाय दैट प्लेलिस्ट। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट जो एक्ट स्टार्ट करने की प्लानिंग है, बेयर एक्ट रिवीजन जो मैं स्टार्ट करूंगी वो मैं करूंगी इंडियन एविडेंस एक्ट का, बिकॉज वहां से भी काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फार्मर एजिटेशन के इस मामले में और कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग सच वीडियोज एंड डू हार्ड वर्क. All the very best. Thank you for watching. Have a nice day.